तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ बढ़िया होगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड को हम लोग किस प्रकार से ज्वाइन कर सकते हैं अगर 10th और 12th के बाद। यदि आपका भी सपना है देश सेवा करना तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और जिससे आप लोग जो है इस इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल अच्छी तरीके से और बहुत ही आसान ढंग से समझने वाले हैं। सारी जानकारी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार हम फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे और क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या हाइट होनी चाहिए और क्या क्या सारी चीज़ें मांगी जाती हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड। तो तमाम चीज़ों के ऊपर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सिलेक्शन प्रोसेस किस बेस पे होता है, कट ऑफ क्या जाती है और कौन कौन कैंडिडेट्स इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाता है, क्या ये वैकेंसी जो है ऑल इंडिया वैकेंसी होने वाली है। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि इन फ्यूचर आने वाली सभी वैकेंसी और एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप मिस ना कर सकें। तो यहाँ पर क्या सारी चीज़ें होने वाली हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके पोस्ट नेम को लेकर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग जो है इंडियन कोस्ट गार्ड को किस प्रकार ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड की बात की जाए तो यहाँ पर ये जो है बहुत ही बेस्ट जॉब होने वाली है फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए। तो यहाँ पर ये वैकेंसी केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए ही आती है, इसमें फीमेल कैंडिडेट्स इसके फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाती हैं। हाउ टू ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड आफ्टर 10th और 12th। हम लोग यहाँ पर 10th और 12th के बाद किस प्रकार इंडियन कोस्ट गार्ड को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल इंडिया वैकेंसी ये होने वाली होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैकेंसी जो है ऑल इंडिया वैकेंसी निकलती है, तो जिसमें इंडिया के किसी भी कोने से यदि आप हैं तो अब आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। और किसी भी बोर्ड से आप लोगों ने जो है 10th और 12th कर रखी होगी तब भी आप इसके फॉर्म को जो है अप्लाई कर पाएंगे। ओनली अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स आल्सो एलिजिबल, ठीक है। तो इसमें इंडिया के जो है अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स ही केवल इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात की जाए, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि यहाँ पर 10th और 12th लेवल की ये वैकेंसी होने वाली होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 10th और 12th की ये जॉब होती है, जिसमें कि अलग अलग पोस्टों के लिए यहाँ पर अलग अलग वैकेंसी दी हुई होती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर पोस्ट नेम में देख सकते हैं। एक तो नाविक की बात की जाए तो जिसके लिए यहाँ पर जनरल ड्यूटी, जिसे जनरल ड्यूटी जीडी बोला जाता है, एक तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डोमेस्टिक ब्रांच की बात की जाए तो जिसके लिए यहाँ पर 10th पास आउट कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई करते हैं, और जनरल ड्यूटी की बात की जाए तो यहाँ पर 10+2 पास आउट कैंडिडेट्स इसके फॉर्म को अप्लाई करते हैं। यांत्रिक की बात की जाए, ये वैकेंसी जो है यहाँ पर टेक्निकल वैकेंसी होने वाली है, ठीक है। तो इसके लिए भी यहाँ पर जो है 10+2 आप लोगों का क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए आगे समझते हैं हम लोग कि किस प्रकार जो है यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात की जाए इसके क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी को लेकर। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं जीडी के लिए, जिसे जनरल ड्यूटी बोला जाता है, ठीक है। तो जिसके लिए यहाँ पर बात की जाए 10+2 आप लोगों का क्वालिफाई होना चाहिए विथ मैथ एंड फिजिक्स एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। मैंने कहा जैसा कि किसी भी मान्यता प्राप्त जो है बोर्ड से आप लोगों ने जो है 10+2 कर रखा है, तब आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ दी हुई है, वो यहाँ पर बहुत ही समझने वाली है कि आप लोगों के पास यहाँ पर 10+2 में मैथ और फिजिक्स जो है यहाँ पर कंपलसरी मांगे जा रहे हैं। यदि आपके पास मैथ और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट 10+2 में है तभी आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे फॉर जीडी के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं डोमेस्टिक ब्रांच की बात की जाए, जिससे डीबी हम बोल सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 10th पास आउट कैंडिडेट आल्सो एलिजिबल, ठीक है। तो यहाँ पर 10th पास आउट कैंडिडेट्स इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर किसी भी बोर्ड से आप लोग जो है मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल कर रखी हो। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं इसके क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी की, जो कि यहाँ पर यांत्रिक की बात की जाए, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, तो जिसके लिए यहाँ पर 10th और 10+2 आप लोगों का क्वालिफाइड होना चाहिए, जिसमें कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। डिप्लोमा की बात की जाए तो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन और रेडियो पावर और इंजीनियरिंग ऑफ ड्यूरेशन 3 ईयर या 4 ईयर आपके पास कोई डिप्लोमा है या डिग्री है, तब आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे फॉर जो यांत्रिक के लिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं इसके एज लिमिट को लेकर कि इसके लिए एज लिमिट क्या रखी जाती है और कौन कौन कैंडिडेट्स इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाते हैं। तो यहाँ पर इसके एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट जो यहाँ पर रखी गई है वो यहाँ पर 18 से और
22 ईयर रखी गई है, 18 से 22 साल रखी गई है, जिसमें यहाँ पर 18 साल जो है यहाँ पर मिनिमम एज होने वाली है। यदि 18 साल की बात की जाए तो वो यहाँ पर न्यूनतम आयु जो है यहाँ पर 18 साल रखी गई है, और जो मैक्सिमम एज की बात की जाए, अधिकतम आयु की बात की जाए, वो यहाँ पर 22 ईयर यानी कि 22 साल रखी गई है। यदि आप 18 से और 22 साल के हैं तब आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, इसके लिए एलिजिबल हैं। और नोट करके यहाँ पर क्या दे रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन की बात की जाए फॉर SC/ST कैंडिडेट्स, तो इनके लिए यहाँ पर 5 साल की छूट मिलती है। ठीक है, तो इनके लिए यहाँ पर 5 साल की छूट मिलती है। और OBC कैंडिडेट्स की बात की जाए तो जिनके लिए यहाँ पर 3 ईयर की आप लोगों को एज रिलैक्सेशन यानी कि छूट मिलती है। ठीक है, तो SC/ST के लिए यहाँ पर 5 साल की छूट मिलने वाली है। ठीक है, और OBC कैंडिडेट्स की बात की जाए तो इनके लिए यहाँ पर 3 साल की छूट मिलती है इंडियन कोस्ट गार्ड में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके एग्ज़ाम मोड को लेकर कि यहाँ पर जो हमारा पेपर होता है वो किस लैंग्वेज में कंडक्ट कराया जाता है। तो यहाँ पर इसके एग्ज़ाम मोड की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ, कंप्यूटर बेस्ड आप लोगों का यहाँ पर एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर पे ही आप लोगों को एग्ज़ाम देना होता है। नोट करके यहाँ पर क्या दिया हुआ है आप देख सकते हैं, दी क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलिंगुअल, हिंदी और इंग्लिश। तो यहाँ पर जो आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक है, जो आप लोग क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं वो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाला है। तो जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप हिंदी में देना चाहते हैं पेपर तो आप हिंदी में सिलेक्ट कर सकते हैं, यदि आप इंग्लिश में पेपर देना चाहते हैं तो आप इंग्लिश सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बाइलिंगुअल है, किसी को यहाँ पर पेपर में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इसकी हम लोग सारी सिलेक्शन प्रोसेस को समझने वाले हैं, पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, किन किन टॉपिक से कितने क्वेश्चन बनते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं, टोटल कितने मार्क बनते हैं हमारे, किस बेस पे हमारा जो है यहाँ पर सिलेक्शन होता है। तो उन तमाम चीज़ों के ऊपर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर बात की जाए DV, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया डोमेस्टिक ब्रांच को लेकर, तो जिसके लिए यहाँ पर फार टियर 1। ठीक है, यदि देखिए, यदि जो कैंडिडेट से DV के लिए अप्लाई करता है उसको यहाँ पर केवल एक पेपर ही देना होता है। ठीक है, वो यदि फर्स्ट टीयर क्वालिफाई करता है तो उसकी जॉब यहाँ पर कन्फर्म हो जाती है। ठीक है, यदि उसके यहाँ पर फिजिकल और मेडिकल की बात की जाए, वो सारी चीज़ें यदि उनकी सही होती हैं तो। ठीक है, तो जो DV के लिए अप्लाई करेगा यानी कि डोमेस्टिक ब्रांच के लिए, तो उसके लिए यहाँ पर टियर 1 कंपलसरी है एग्ज़ाम पास करना। ठीक है, तो यदि सबसे पहले बात की जाए टियर 1 की, तो GD वालों के लिए भी यहाँ पर टियर 1 क्वालिफाई करना अनिवार्य है, और चाहे DV वाले हों और चाहे यांत्रिक वाले हों, सभी के लिए यहाँ पर जो है DV यानी सभी के लिए यहाँ पर जो है जो टियर 1 होगा वो यहाँ पर कंपलसरी है एग्ज़ाम पास करना। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि जो DV के लिए अप्लाई करेंगे वो उनका केवल एक ही पेपर होता है, और जो GD के लिए अप्लाई करेंगे उनके यहाँ पर 2 पेपर होते हैं। ठीक है, सेम ही दिन वहाँ पर 2 पेपर हो जाते हैं, और जो क्वेश्चन की बात रही वो उसमें और ऐड कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर बात की जाए इसके टाइम ड्यूरेशन को लेकर, तो जिसके लिए यहाँ पर 45 मिनट्स मिलते हैं आप लोगों के लिए पेपर के लिए। टोटल यदि क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर 60 क्वेश्चन मिलते हैं, 45 मिनट में आप लोगों को यहाँ पर 60 क्वेश्चन करने होते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन कि किस किस टॉपिक से हमारे कितने कितने क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर बात की जाए मैथ को लेकर, तो हमारे यहाँ पर मैथ के 20 क्वेश्चन बनते हैं। इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश के लिए यहाँ पर 15 क्वेश्चन बनते हैं। रीजनिंग से हमारे 10 क्वेश्चन बनते हैं, और साइंस से बात की जाए तो साइंस से हमारे जो है यहाँ पर 10 क्वेश्चन बनते हैं, और GK से यहाँ पर 5 क्वेश्चन बनते हैं। तो इस प्रकार हमारे जो यहाँ पर 60 क्वेश्चन बनते हैं टियर 1 को लेकर। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं जनरल ड्यूटी को लेकर, जिससे GD बोलते हैं। तो इन्हें यहाँ पर जो है टियर 2 भी देना होता है, तभी इसके एग्ज़ाम को ये क्वालिफाइड कर पाते हैं। टाइम ड्यूरेशन की बात की जाए तो इनके लिए यहाँ पर 70 मिनट होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर जो है 110 क्वेश्चन होते हैं। 70 मिनट में यहाँ पर आप लोगों को जो है 110 क्वेश्चन करने होते हैं, और यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होता है। उसके तो यहाँ पर टियर 1 के जो 60 क्वेश्चन रहेंगे वो तो इसमें रहेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों के क्वेश्चन और ऐड कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार मिलाकर यहाँ पर टोटल क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर 110 टोटल क्वेश्चन बनते हैं फॉर GD के लिए। ठीक है, जिसमें कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 60 क्वेश्चन तो यहाँ पर टियर 1 के होते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो GD के लिए अप्लाई करेंगे उसके लिए यहाँ पर मैथ टेक्निकल से यहाँ पर 25 क्वेश्चन आते हैं, और फिजिक्स से यहाँ पर जो है 25 क्वेश्चन आते हैं, और DV सेम पेपर रहता है जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया 60 क्वेश्चन इसके। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है टोटल 110 जो है क्वेश्चन बनते हैं।
उसके बाद यहाँ पर बात की जाए यांत्रिक को लेकर, तो यांत्रिक के लिए भी यहाँ पर सेम पैटर्न है, जो कि यहाँ पर डीवी का यहाँ पर सेम पेपर होने वाला है। जो पेपर टियर 1 होता है वो यहाँ पर सभी का सेम होने वाला है। उसके बाद में यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन की बात की जाए तो इनके लिए भी यहाँ पर 70 मिनट का जो है टाइम होता है, और जिसमें कि यहाँ पर 100 जो 60 क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पर डीवी के 60 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, टियर 1 के। उसके बाद यहाँ पर जो टेक्निकल सब्जेक्ट होता है आपका, उससे आप लोगों के यहाँ पर 50 क्वेश्चन बनते हैं। इस प्रकार यहाँ पर जो है 110 टोटल क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें कि यहाँ पर टोटल 110 क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसके मेडिकल स्टैंडर्ड की बात की जाए तो हाइट क्या होनी चाहिए फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए, तो यहाँ पर हाइट की बात की जाए तो 157 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट होगी, तभी आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर वेट की बात की जाए तो वो यहाँ पर आप लोगों की हाइट और मतलब एज के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें जो है कन्फर्म की जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर रनिंग की बात की जाए तो यहाँ पर 1.6 किलोमीटर की जो रनिंग होती है वो आप लोगों को यहाँ पर 7 मिनट में कंप्लीट करनी होती है, ठीक है। बाद यहाँ पर 20 स्क्वाट्स उठक बैठक आप लोगों से लगवाई जाएंगी। उसके बाद 10 पुशअप्स, और ट्रेनिंग सेंटर की बात की जाए तो जिसके लिए यहाँ पर INS चिल्का ओडिशा में यहाँ पर आप लोगों की ट्रेनिंग कंडक्ट कराई जाती है। और यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात की जाए तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो यहाँ पर ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड .cdac.in यहाँ पर इसकी जो है ऑफिशियल वेबसाइट होती है। तो यहाँ पर ये सारी जानकारी है, इस प्रोसेस के माध्यम से आप लोग जो है इंडियन कोस्ट गार्ड को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और जो कट ऑफ होती है वो यहाँ पर इसकी ऑल इंडिया कट ऑफ बनती है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी, यही जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने यार दोस्तों के पास भी ये शेयर करें, जिससे वो भी इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी को जान पाएँ और अपने ड्रीम को फॉलो कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। आप लोगों की जो इसकी सैलरी से रिलेटेड एक वीडियो और आप लोगों को मिलेगी, उसमें हम लोग इसकी सैलरी को बात करने वाले हैं कि इसकी सैलरी जो है कितनी होती है, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।